रेवंत रेड्डी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ बातें कह दी हैं जिसको लेकर अब बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति नजर आ रही है। भारत की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद आपने अक्सर सुना ही होगा और ये फिर से उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद खड़ा हो चुका है। ऐसा ही एक बार फिर से होता दिख रहा है। बात यह है कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनका डीएनए बिहार से है। यानी कि उन्होंने चंद्रशेखर राव को बिहारी कहा, यानी कि बिहार के लोगों की बेइज्जती की, उनका अपमान किया। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने उनके बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि रेवंत की कुंठा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं बिहार के डीएनए के बारे में उनकी जानकारी दुरुस्त कर सकता हूं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने अपनी पार्टी का बचाव किया और कहा कि तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर विश्वास नहीं करते हैं। यह बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए एवं कुर्मी जात के संदर्भ में विवादित बयान दिया है और इस बयान को लेकर बिहार के नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में आर्यभट्ट और सम्राट अशोक ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से ही बापू ने स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह किया था। बिहार में लोकतंत्र की सबसे पहले नींव रखी थी। अशोक चौधरी ने क्या कहा, अगर हम बात करें तो रेवंत को भले ही केसीआर के डीएनए से समस्या हो, लेकिन हमारे लिए यह गौरव की बात है कि एक व्यक्ति हमारे बीच से निकलकर देश के किसी और राज्य में जाकर अपनी धाक जमा रहा है। अच्छा होगा कि आप अपने लोगों और तेलंगाना की बेहतरी के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे डीएनए पर कटाक्ष करने वालों का हश्र देश ने देखा है। भाजपा ने क्या कहा, तो उसकी अगर हम बात करें तो चरण सिंह सप्रा ने कहा मतलब भाजपा हमेशा विभाजनकारी एजेंडे पर काम करती है, विश्वास करती है, ऐसा चरण सिंह सप्रा ने कहा। चरण सिंह सप्रा ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने यानी कि रेवंत रेड्डी ने ऐसा कोई बयान दिया है तो वह इस पर अपनी राय देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह ऐसी बातों में कोई विश्वास नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी एजेंडे में नहीं विश्वास करती, बल्कि भाजपा हमेशा विभाजनकारी एजेंडे में विश्वास करती है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अब शपथ लेने वाले हैं, तो ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि एक पार्टी और एक नेता जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा का राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनके पास तेलंगाना के मनोनीत सीएम हैं जो बिहार के कुर्मी को ही हीन बता रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि रेवंत रेड्डी का डीएनए क्या है। उन्हें 2015 में एक विधायक को रिश्वत की पेशकश करते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए कांग्रेस में भ्रष्ट होना एक योग्यता है, यानी कि भ्रष्टाचार करना योग्यता है। रेवंत रेड्डी के बयान पर बिहार के कुर्मियों का अपमान हुआ है। इस पर नित्यानंद राय जो बिहार के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस बंटवारे की राजनीति पर उतर गई है। रेवंत रेड्डी का बयान राहुल गांधी की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस निर्लज्जता से बिहार के हमारे कुर्मी भाइयों बहनों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए पर प्रश्न करने वाले को कांग्रेस यहाँ की जनता अपनी शक्ति की अनुभूति कराएगी। यानी कि कांग्रेस को बिहार के नेता नित्यानंद राय द्वारा ये बातें कही गई और कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी ने भले ही अपने प्रतिशोध में, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्हें फंसाकर जेल भेजा गया था और अपनी ही बेटी की शादी में उन्हें 12 घंटे की जमानत पर आना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उनके घटनाक्रम में। तो आगे आप आइए जानें क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे तेलंगाना के नए सीएम के बारे में जो अब बहुत ही जल्द शपथ लेने वाले हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके शादी को भी लेकर चर्चा करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से अपनी पत्नी को एक शादी समारोह में लाइक किया, यानी कि उनको पसंद किया, फिर उसके बाद उनको प्रपोज किया, क्या है पूरी कहानी उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे केस में ये फंसे थे जिसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी और उन्होंने तब शपथ लिया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय के थे उनको हटाकर कुर्सी से खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको क्या करना है, एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। तो चलिए आज हम जानते हैं किस प्रकार से क्या कहानी हुई थी। अनुमुला रेवंत रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में
8 नवंबर 1969 को हुआ था। ये मूलतः एक किसान परिवार से आते हैं। रेवंत का परिवार इतना सक्षम नहीं था कि हर महीने उन्हें खर्च के लिए पैसे भेज सके। अपना खर्च पूरा करने के लिए रेवंत कॉलेज के दिनों में पेंटिंग बनाकर बेचना शुरू कर दिए थे और पेंटिंग बनाते थे। इसके बाद रेवंत ने अपने भाई के साथ मिलकर रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और खूब दौलत कमाई। रेवंत ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने हैदराबाद के एवी कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान वे एबीवीपी से जुड़े। बाद में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया था। जिन्हें जिला परिषद के चुनाव में टिकट देने का वादा किया गया था, जब उनका टिकट किसी और को दे दिया गया तो उन्होंने टीडीपी छोड़ दी और पहली बार 2006 में जिला परिषद चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत हासिल की और यहीं से इनके करियर की शुरुआत होती है धमाकेदार। बाद में टीडीपी ने उन्हें वापस अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, क्योंकि उनको लग गया कि भाई इससे पंगा लेना इस क्षेत्र के लिए घातक है। टीडीपी में इनका कद बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और आगे चलकर ये सदन के नेता कैसे बन जाते हैं, आइए उसको हम जानते हैं। रेड्डी ने टीडीपी के टिकट पर पहली बार 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल सीट से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत भी हासिल की और विधायक बन गए। तब तक वो टीडीपी के जाने माने चेहरे बन चुके थे। 2014 में रेवंत को टीडीपी ने तेलंगाना विधानसभा में सदन का नेता नियुक्त किया था। हैदराबाद में दशकों से पत्रकारिता कर रहे जो सीपीएन कार्तिक हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर को ये चीज़ें बताई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेवंत का भाषण हमेशा गजब का होता है। जब वो भाषण देते हैं तो देशज मुहावरों और जुमलों का प्रयोग करते हैं। यही वो बात है जो उनके भाषण को रोचक बनाती है। इस कारण से लोग उनसे कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। वोट के बदले घूस मामले में जेल गए थे, यानी कि पैसे देकर वोट खरीदने का इनके ऊपर मामला चला था और 12 घंटे की जमानत मिली तो कर पाए कन्यादान। क्या है कहानी, ये भी आपको जाननी पड़ेगी। कार्तिक बताते हैं कि रेवंत रेड्डी वोट के बदले घूस मामले में जेल जा चुके हैं। 31 मई 2015 को उन्हें कैमरे पर रिश्वत देते हुए एक वीडियो जारी हुआ था। रेड्डी ने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 5 करोड़ की रिश्वत दी थी। इसकी पहली किस्त 50 लाख रुपए देने से वे स्टीफेंसन के सिकंदराबाद वाले घर गए थे। तब स्टीफेंसन ने मुख्यमंत्री केसीआर के कहने पर इस घटना का वीडियो बना लिया था, यानी कि एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके इनको फंसाया गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेवंत रेड्डी को जेल जाने का अवसर आया और इन्हें जेल भेज दिया गया। रिश्वत शिकायत वीडियो बनाने वाले विधायक स्टीफेंसन ने ही की थी। जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो एक मामला और आया। जो रेड्डी हैं, इन्होंने ये बातें बताई कि सीएम के चंद्रशेखर राव ने साजिश करके उनको फंसाया था और कुछ ही दिनों बाद 11 जून को रेड्डी की बेटी की शादी होने वाली थी। उस वक्त रेड्डी जेल में थे और कोर्ट ने बेटी की शादी के लिए 12 घंटे की इनको जमानत भी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आप केवल बेटी का कन्यादान करेंगे और फोटो खिंचवाएंगे, इस दौरान ऑफिसर आपके साथ रहेंगे। इस तरह रेवंत रेड्डी बेटी का कन्यादान कर पाए थे। नोट के बदले वोट मामले में लगभग 1 महीने बाद रेड्डी को जमानत मिली थी। वे आज भी इस मामले पर जमानत पर हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर को संबोधित करते हुए मूंछ पर ताव देकर कहा था और अपने जांघ पर ताल ठोंक कर कहा था कि मैं इसे याद रखूंगा और केसीआर को हटाकर ही दम लूंगा। इस बीच उनकी चंद्रबाबू नायडू से नहीं पटी और टीडीपी ने तेलंगाना में चुनाव भी नहीं लड़ा तो उन्होंने 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये रेवंत के करियर के लिए ठीक नहीं हुआ, क्योंकि तब अभी तक रेवंत ने हार का मुंह कभी देखा नहीं था। 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े और चुनाव हार गए। फिर 2019 में मल्काजगिरी से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 2021 में रेवंत को तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इसका ज़बरदस्त विरोध भी हुआ। कई नेताओं ने ये तक कह दिया कि हम रेवंत के अंडर में काम नहीं करेंगे। कुछ ने तो सोनिया गांधी को इस्तीफे भी भेज दिए थे। कई सीनियर नेताओं ने सेव कांग्रेस नाम से कैंपेन भी चलाया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अपने फैसले पर अड़ा रहा। रेवंत रेड्डी पूरे तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का चेहरा बने रहे। जहां भी प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका नजर आते थे, उनके साथ रेवंत रेड्डी जरूर होते थे। चुनाव प्रचार के दौरान वो इस बात को दोहराते रहे कि तेलंगाना का गठन
कांग्रेस ने ही किया था। रेवंत रेड्डी ने कोडांगल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ा था। कामारेड्डी से वह चुनाव हार गए, लेकिन कोडांगल से चुनाव जीत गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया। 2-3 दिन की मंत्रणा के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह तय किया कि रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी की अगर हम संपत्ति की बात करेंगे तो 30 करोड़ रुपए उनके द्वारा घोषित की गई है। चल संपत्ति 5.17 करोड़ रुपए, अचल संपत्ति 24.84 करोड़ रुपए, यानी कि कुल टोटल अगर हम इसको इंक्लूड करें तो लगभग 30 करोड़ रुपए आते हैं। इसमें सोने भी हैं, यानी कि गोल्ड। इनके पास लगभग 1.2 किलो सोना है, जिसकी कीमत 83 लाख 83 लाख आंकी जाती है। चांदी इनके पास 9.7 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 7.1 लाख रुपए आंकी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामों के मुताबिक रेवंत रेड्डी की कुल संपत्ति 24.52 करोड़ रुपए थी, जो 2023 में बढ़कर 30.04 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि 4 साल में करीब इन्होंने 22% की बढ़ोतरी की हुई है, यानी कि इनका व्यापार ठीक ठाक चल रहा है। तेलंगाना के बारे में और चीज़ें हम इनके बारे में जानना चाहें तो रेवंत रेड्डी ने गीता रेड्डी से लव मैरिज की है, जिसकी जिक्र हमने शुरुआत में ही की कि इनकी शादी का, इनके लव अफेयर का भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि जब इनके बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जान लें। रेवंत और गीता की लव स्टोरी किसी फिल्म के कहानी के जैसे ही थी। ये प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब रेवंत और गीता टीन एज में थे और दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। रेवंत ने पहली बार गीता को एक शादी समारोह में देखा था और देखते ही उन्हें गीता से प्यार हो गया था। रेवंत ने प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे गीता ने स्वीकार भी कर लिया था। कुछ दिन चोरी छिपे सब मिलते जुलते अपना जो भी उनका प्रेम प्रपंच था चलता रहा, लेकिन एक दिन ये बात गीता के पिता को पता चल गई। इसके बाद रेवंत ने गीता के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। गीता का परिवार बेहद अमीर था और रेवंत उस समय गरीब थे। गीता के पिता ने अमीरी गरीबी की खाई को देखते हुए शादी से साफ मना कर दिया, जबकि रेवंत उनकी ही जात के थे। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपने भाई जयपाल रेड्डी के घर दिल्ली भेज दिया था। ये वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी हैं जो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। दोनों के बीच संपर्क टूट चुका था। फिर एक दिन रेवंत ने जयपाल रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें शादी के लिए मना लिया। कुछ सालों बाद धीरे धीरे रेवंत ने गीता के पिता को भी मना लिया। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से रेवंत और गीता ने 1992 में धूमधाम से शादी कर ली। तो इस प्रकार से इनकी प्रेम कहानी भी चली और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, क्योंकि भारत का तेलंगाना एक नया राज्य है जहां पे ये दूसरी बार एक मुख्यमंत्री कोई शपथ लेगा और एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में ये उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर इनके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई तो 2015 की बात थी जब अनुमुला रेवंत रेड्डी नोट के बदले वोट मामले में जमानत पर रिहा हुए, तो उन्होंने तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं इसे भूलूंगा नहीं और एक दिन आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा। और 8 साल बाद यानी 2023 में अब रेवंत रेड्डी अपनी चुनौती को पूरा करते हुए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो देश के सबसे नए राज्य तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे और रेवंत के लिए इन 8 सालों का सफ़र आसान नहीं रहा, जो हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको अब रेवंत रेड्डी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थीं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।